हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो वेस्ट बंगाल सेट का 2021 का पेपर डिस्कस करना है जी। टेक्निकली ये पेपर जो है वो हमें लाइव डिस्कस करना था, बट लाइव में एक तो लैग का इशू चल रहा है आजकल कुछ तो उसको सॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एंड दूसरा फिर तबीयत भी थोड़ी डामाडोल सी हो रखी थी, इसीलिए चूंकि इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, बट हम अभी के लिए जो है वो 50 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। ओके, एंड ये वीडियो प्रीमियर हो रही होगी। सो जो बच्चे सोच रहे हो कि ये लाइव हो रही है, तो लाइव नहीं हो रही है। सो और स्टूडेंट्स आपके कमेंट का चैट बॉक्स में डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपकी। मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ या ऐसा कुछ, बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कि ये लाइव है या प्रीमियर है। सो लाइव और प्रीमियर में फ़र्क होता है। लाइव होती है कि मैं कॉन्टिन्यूटी में आपके कमेंट्स देख सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ उसी टाइम पे, बट प्रीमियर में नहीं कर पाऊंगी इंटरेक्ट। ओके, सो 1 to 50 क्वेश्चंस हैं। अपने एक शीट लेके बैठिए और उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक मिलते हैं। सेट का पेपर है तो डेफिनेटली नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट की बजाय तो आप सेट के पेपर लगा के देख लीजिए। और बाकी जो स्टेट लेवल पे कई जगह पे पीजीटी या कॉलेज लेक्चरर वहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है। ओके, सो एजुकेशन सब्जेक्ट के ये पेपर है एंड सेट का सिलेबस ऑलमोस्ट नेट जैसा ही होता है। तो डेफिनेटली क्लैश करती हैं चीज़ें। जो बच्चे सेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी नेट के क्वेश्चंस करके जाएं, और जो नेट की कर रहे हैं वो सेट के भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा। विद सोल्यूशन बात करेंगे, यानी कोई भी दिक्कत अगर जो है उस क्वेश्चन में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई और स्टूडेंट को वो चीज़ आती होगी, सो दे विल हेल्प यू। ओके, सो 1 to 50 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें बचे हुए 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देवी और सज्जना आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्लाइंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो जब आप रिसर्च करते हैं और उसमें आप मिक्स्ड मेथड चूज करते हैं कि मुझे क्वालिटेटिव तरीके से भी डाटा कलेक्ट करना है, क्वांटिटेटिव से भी करना है, सो उस दौरान यानी आप एक से ज्यादा मेथड से डाटा कलेक्शन की सोच रहे हैं, ठीक है। सो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है वो। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करना, या डिसीजन अबाउट 2 डिस्टिंक्ट रिसर्च मेथड, कि उनके बारे में आप जो है वो डिसीजन लें कौन कौन से 2 रिसर्च मेथड आप यूज करेंगे, या सिलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक्स आप उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लेवल पे, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च। या फिर आप पहले ये देखेंगे कि जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च आप सोच रहे हैं यूज करने की, सो वो फिजिबल भी है या नहीं आपके रिसर्च के केस में। ओके, सो यूजुअली आप लोग हो सकता है देखते ही बहुत सारे बच्चे फर्स्ट के ऊपर जाएं, बट फर्स्ट नहीं होगा जी। आप ऑब्जेक्टिव्स इस केस में डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने बोला है, इन्होंने फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च नहीं पूछा है कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्लाइंग द मेथड पूछा है। तो जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वो फिजिबल भी है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिजिबिलिटी चेक करोगे और इसी के साथ आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, एसेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज, तो सोशल लेवल पे स्ट्रैटिफिकेशन होना, एक लेयरिंग होना, एक हायरार्की होना, ठीक है। चाहे वो यूजुअली वो कास्ट बेस पे देखने को मिलती है, बट पावर बेसिस पे वो भी पावर बेसिस पे भी उसमें इंक्लूड किया जाता है जब हम स्ट्रैटिफिकेशन को पढ़ते हैं। ओके, तो उसका क्या एसेंस कहाँ नजर आता है? सोशल एडजस्टमेंट बेटर हो पाती है, या सोशल डिसइंटीग्रेशन में नजर आता है, सोशल कोहेजन में, या सोशल इनइक्वालिटी में। तो जब आपने लेयरिंग कर दी, हायरार्की बना दी, तो ऑब्वियस सी बात है सोशल इनइक्वालिटी वहां पे क्रिएट हो गई है। सो एसेंस क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का? सोशल इनइक्वालिटी है, जो वो इन असमानता, सोशल लेवल पे असमानता होना। थर्ड है जी, जीन पियाजे यूज द टर्म स्कीमा, स्कीमेटा हमने पढ़ा है, स्कीमा वर्ड यूज किया है टू रेफर टू द कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स अंडरलाइंग ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ। सो कौन से, मतलब स्कीमा का मतलब हम कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स मानते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, बट वो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न किस चीज के हैं? कॉन्सेप्ट के हैं, बिहेवियर के हैं, एक्सपीरियंस के हैं, या फिर टेम्परामेंट की हैं? तो वो आपसे पूछा गया है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी स्कीमा की बात कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, तो वो
किससे रिलेटेड होगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में आपके दिमाग में क्या स्कीमा बना हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं पर्ट और सीपीएम के बारे में। यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि पर्ट और सीपीएम अगर आपको नहीं पता तो आप उसकी स्पेशल डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार तो पर्ट में जो फॉर्मूला यूज होता है एस्टिमेशन वगैरह के लिए, टाइम एस्टिमेशन के लिए, वो भी डायरेक्ट आ जाता है। ओके, सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पर्ट एंड सीपीएम जो क्रिटिकल पाथ मेथड है, सो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो पर्ट में क्या है, रिव्यू टेक्निक है, ठीक है। देन एम्प्लॉयज 1 टाइम एंड 1 कॉस्ट एस्टिमेट, तो टाइम और कॉस्ट को एस्टिमेट कर रही है। सीपीएम में बोल रहे हैं कि ये 1 कॉस्ट और 2 टाइम एस्टिमेट, यानी 2 टाइम के बारे में बात करती है। पर्ट का दोबारा बोल रहे हैं 3 टाइम एस्टिमेट्स एंड नो कॉस्ट एस्टिमेट, और सीपीएम का है एम्प्लॉयज 2 कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड नो टाइम एस्टिमेट। तो जी पर्ट का आंसर ये जो आपका ट्रू है वो 3rd स्टेटमेंट है, बिकॉज 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि हमने ऑप्टिमिस्टिक टाइम की भी बात की है, हमने जो है पेसिमिस्टिक टाइम की भी बात की है, एक्सपेक्टेड टाइम की भी बात की है। सो क्या यही 3 टाइम की बात की है या कुछ और थे वो मुझे आप जो है कमेंट करके बताइएगा। और कॉस्ट एस्टिमेट इसमें होती नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ टाइम को एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितने टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो चीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, 5th question, a researcher remains curious to learn people's views, hear their stories and discover their feelings. इन तो कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में एक रिसर्चर जो है वो आपको क्यूरियस, उत्सुक नजर आएगा, वो लोगों के बारे में जानने के लिए कि लोगों के व्यू पॉइंट क्या है, उनकी स्टोरी सुनने के लिए और उनकी फीलिंग्स को डिस्कवर करने के लिए। तो देखो टेक्निकली देखा जाए तो आप एथनोग्राफिक के साथ मत जाइएगा, बिकॉज एथनोग्राफिक में हम स्पेसिफिकली कल्चर की बात करते हैं, एक कल्चरल सेटिंग की बात करते हैं कि कल्चरल सेटिंग में हम जानना चाह रहे हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, इसीलिए हम यूजुअली ट्राइब का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, ग्राउंडेड थियरी में तो हम बेसिकली सिर्फ एक नई थियरी बनाने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे बन सकती है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में अगर हम देखें तो हम एक पर्टिकुलर इंसान के पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट नैरेटिव रिसर्च में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनकी स्टोरीज हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, वो सारी नरेट की हुई मिलेंगी। ओके, सो नैरेटिव रिसर्च विल बी अ बेटर ऑप्शन, जहां पे रिसर्चर आपको क्यूरियस नजर आएगा, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहता है ताकि वो उनकी चीजों को जान के और उनको नरेट कर पाए बेटर तरीके से। ओके जी, देन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सत्व, रजस एंड तमस। तो ये 3 गुण जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको इन तीनों गुणों के बारे में पता होना चाहिए, कहीं आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लें, बिकॉज इन 3 गुणों को 3 कलर से भी एसोसिएट किया जाता है। मैंने आपको याद करवाया था, रजस है तो आर से रजस और आर से रेड याद रख लेना। तमस वो जो गुस्सा, एंगर, वो वाली सिचुएशन होती है ना, तो तमस का कलर आ जाएगा ब्लैक और सत्व का कलर आ जाएगा अपना व्हाइट। ठीक है जी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये तीनों कलर पता होनी चाहिए और एक इनकी क्वालिटीज पता होनी चाहिए, और वही क्वालिटीज करके यहाँ दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लैक यानी कि बैकवर्ड एक तरीके से आपको लेके जाएगा, तो आप रिटार्डेशन पे जा सकते हैं तमस के साथ, यानी सी का फर्स्ट होएगा, तो ये दोनों ऑप्शन अपने कट आउट हो गए। ओके, एक्टिविटी और मैनिफेस्टेशन, ये आप देखेंगे तो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो जो मैंने करवा रखा था, उस हिसाब से एक्टिविटी वाला जो है वो अपना रजस में आ जाएगा और मैनिफेस्टेशन अच्छी चीज है वो सत्व में आ जाएगी। ओके, ये क्वालिटीज ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी हैं। सत्व की टेंडेंसी आपको गुडनेस, सारी अच्छी चीजें, कामनेस, हार्मनी, इसीलिए यूजुअली हम बोलते हैं कि ये प्रीडोमिनेट कहाँ करता है, सेलेस्टियल्स में, या फिर आप स्वर्ग से रिलेट कर सकते हो सत्व को, कि वहां पे सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज मिलेंगी। ओके, सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। रजस की अगर हम बात करेंगे, सो रजस के प्रीडोमिनेशन मिलेगा कहाँ पे, ह्यूमन बींग्स में। तो रजस इज सेड टू प्रीडोमिनेट इन ह्यूमन बींग, क्योंकि इसमें आपको पैशन, एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी वर्ड एज इट इज आया हुआ है, मूवमेंट, एम्बिशन, एंगर, ये सब देखने को मिलेगा। ओके, वो ह्यूमन बींग में ज्यादा देखने को मिलता है। कभी ये नहीं सुना ना कि भगवान गुस्सा होते होंगे, या आपने टीवी सीरियल्स या और भी चीजें देखी हैं, या माइथोलॉजिकल जो भी स्टोरीज पढ़ते हैं, उनमें हम कभी नहीं देखते कि किसी भगवान को गुस्सा आया
आया हो या राम जी को गुस्सा आ गया हो, ठीक है। सो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो चीज एंगर, एम्बिशन, ये चीजें आपको रजस में देखने को मिलेंगी। तमस की अगर आप बात करेंगे तो ब्लैक कलर से रेजोनेट करते हैं, तो इग्नोरेंस, इनर्शिया, लेजीनेस, डलनेस, एपथी, इंडिफरेंस। सो ये देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ये थोड़ा सा तमस वाली कैटेगरी की जो क्वालिटीज हैं वो आपको राक्षसों में, डिमोन्स में नजर आएंगी, ठीक है। ये कलर के साथ एसोसिएटेड है, सत्व का व्हाइट कलर जिसको प्योरिटी और लाइट का कलर माना जाता है, रजस का कलर रेड जिसको पैशन और एनर्जी का कलर माना जाता है, तमस ब्लैक कलर जो डार्कनेस और इनर्शिया का कलर माना जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको नहीं पता थी तो अपने नोट्स में ऐड डाउन जो है ऐड ऑन कर लीजिएगा, इनको अपडेट कर लीजिएगा। इजीएस्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, बहुत बार आया हुआ है, जो मतलब जिसने बार बार तैयारी की है उनके तो बिल्कुल जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ने की भी आपको देर होनी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं पड़ना चाहिए। पाउलो फ्रायरे जो है वो अपने आंसर आ जाएंगे क्रिटिकल पेडागोजी के केस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन पेयर कैरेक्टराइजेज, यानी कि ये जो चार चीजें इनमें से कोई भी दो को अगर हम पेयर अप करें तो वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शो करेगा, आपको कैरेक्टराइज करेगा ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरमेंट में। ओके तो देखो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ रखा है, यानी एक तो टीचर लेड इंस्ट्रक्शंस होंगी जो ट्रेडिशनल वे में भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी हो सकती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड पेस के हिसाब से। तो ये दोनों मिक्स होके क्या ब्लेंडेड लर्निंग की इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, ब्लेंडेड लर्निंग हो उसमें जिस जहां पे क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हूं। देन दूसरे ऑप्शन में ये सेकंड थर्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी वन साइज फिट्स ऑल एंड टीचर डायरेक्टेड, कि टीचर डायरेक्ट कर रहा है बट वन साइज फिट ऑल दे दिया तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस को तो हमने कंसीडर किया नहीं एक तरीके से, राइट। सो ये कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन हो जाएगा। देन फोर्थ और सेकंड को मिक्स किया, यानी फोर्थ ये अपना इंडिविजुअलाइज्ड पेसिंग और वन साइज फिट, जहां पे वन साइज फिट ऑल आ रहा है वो तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं और वो अपने इन तीनों ऑप्शंस में आ रहा है, क्योंकि वन साइज फिट ऑल में आप सबके लिए सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, राइट। सो वो एक तरीके से इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पे आप फोकस करोगे नहीं। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट आ जाएगा। Which of the following point is consistent with the social model of disability? यानी social ये अलग अलग मॉडल्स होते हैं डिसेबिलिटी को लेके, कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या है एक तरीके से, या डिसेबल्ड हम बोलते किसको हैं। तो जब सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात आती है तो उसमें सोसाइटी आपको जो है क्या करती है, मतलब सोसाइटी की वजह से आप डिसेबल्ड हैं, ना कि आपकी कोई इम्पेयरमेंट की वजह से। ओके सो अगर हम ऑप्शन पढ़ें, सो इम्पेयरमेंट्स और डिफरेंसेस शुड बी फिक्स्ड और चेंज्ड बाय मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट, यानी आप उनको ठीक कर सकते हो। पर अगर आप उनको ठीक कर सकते हो तो इसमें सोसाइटी तो इंक्लूड ही नहीं हुई कहीं पे, ना सोसाइटी इंक्लूड हुई, ना हमने ये चीज देखी कि सोसाइटी की वजह से कुछ हो रहा है। तो सोशल मॉडल में सोसाइटी ही आपने एक्सप्लेन नहीं किया, राइट। सो फर्स्ट तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, तो डिसेबिलिटी इस तरीके से है, किस वजह से है डिसेबिलिटी, जहां जिस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि एक बंदा जो व्हील चेयर पे है वो व्हील चेयर पे अपना काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है। सो वो फंक्शनली डिसेबल नहीं है देखा जाए तो, बट क्योंकि आपके कॉलेज में हॉस्टल में रैंप नहीं है तो वो अकेला नहीं कर पा रहा है उस चीज को। दैट मीन्स वो जो सोसाइटी है वो बैरियर क्रिएट कर रही है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीजें हैं, वो बैरियर क्रिएट कर रही हैं। ओके सो डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट की वजह से नहीं है, जबकि वो बैरियर्स की वजह से, तो हमें वो बैरियर्स रिमूव करने पड़ेंगे इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस लाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है जी, ऑन पॉइंट है सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सोसाइटी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन एंड हाउ दे कैन अडेप्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट इज पॉसिबल टू केटर ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड डिसएडवांटेजेस, नहीं, आप सारी रिक्वायरमेंट्स तो वैसे भी केटर नहीं कर सकते, बट आप एटलीस्ट मेन रिक्वायरमेंट्स केटर कर सकते हो। और सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी यही बोलता है कि वो पर्सन की इंपेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी नहीं है, जबकि सोसाइटी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है उस वजह से डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है जी, डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट आर लर्न बाय अ चाइल्ड थ्रू। तो डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट या बच्चे को जो हम डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं एक तरीके से, वो रिटन करिकुलम की वजह से है, कोवर्ट करिकुलम, नल करिकुलम या फिर सोसाइटल करिकुलम। ये करिकुलम के टाइप्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। करिकुलम स्टडीज तो बहुत डिटेल में करवा दिया है, वीआईपी टॉपिक्स के थ्रू भी हो गया है बहुत डिटेल में। तो आप वो 5th यूनिट जो है उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि करिकुलम से रिलेट करिकुलम स्टडीज करके अपना 5th यूनिट
यूनिट में आता है जब हम नेट का सिलेबस देखते हैं। ओके, सो डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट, आप ये देखेंगे कि रिटन करिकुलम में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को डिसिप्लिन्ड बनाइए, तो रिटन करिकुलम की वजह से नहीं, हम कोवर्ट या जो हिडन करिकुलम है ना, बाय डिफॉल्ट जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, सो उसकी वजह से आपको सीखता हुआ बच्चा नजर आएगा वहां, क्योंकि स्कूल में जब आप जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, कहीं आपके करिकुलम में मेंशन नहीं है कि आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, बट वो एक स्कूल चलाने के हिसाब से या कॉलेज चलाने के हिसाब से जो डिसिप्लिन है वो ऑलरेडी जो है हिडन करिकुलम में हम मान के चलते हैं, और वो सारी चीजें जो है वो इंटरेक्शन से, किस तरीके से रूल्स सेटअप किए गए हैं, उनके हिसाब से आपको आ जाती हैं। ओके, Statistic can be used to analyze data collected on the following variables. तो जब हम stat यूज करते हैं तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के वेरिएबल्स से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उस पे स्टैट जो है वो यूज किया जा सकता है। तो देखो टेक्निकली तो जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, चाहे मैंने वो किसी भी वेरिएबल पे किया हो, मैं उसके ऊपर स्टैट लगा सकती हूँ, बट यूजुअली हम डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ही डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट के हिसाब से जो डिपेंडेंट में चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डाटा आ रहा है मेरे पास उसको एनालाइज करना चाहती हूँ। ओके, क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम बहुत ज्यादा, मतलब हम इनको तो एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं, इनका डाटा कहाँ कलेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रीटमेंट में हम बोल सकते हैं थोड़ा सा, बट डिपेंडेंट एक ओवरऑल टर्म है जो कहीं ना कहीं सबको इंक्लूड कर लेती है, या इन जनरल चीजें अगर हम बोलें, सो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की हम मेजरली बात करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि कैसे वो इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज हो रहा है, यानी हम मैनिपुलेट किसको कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट को कर रहे हैं, राइट। सो वो ट्रीटमेंट वेरिएबल जिसको ट्रीट किया जा रहा है वो तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट वाला आ गया। तो हम इंडिपेंडेंट का तो डाटा ही नहीं कलेक्ट कर रहे, हम डिपेंडेंट का कलेक्ट कर रहे हैं कि मैं मान लो एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 1 और ये 2 3 4 ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 1 को चेंज कर रही हूँ और मैं ये इसके ऊपर इफेक्ट देख रही हूँ कि इन तीनों में क्या बदलाव निकल के आ रहा है। ओके, सो इन तीनों का डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो डाटा कलेक्ट हो रहा है टेक्निकली हम उसी को एनालाइज कर रहे हैं। सो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, who said that the oppressed majorities should avail opportunities for education and development? तो oppressed, pedagogy of oppressed किसने लिखी है? पाउलो फ्रायरे ने लिखी है। क्रिटिकल पेडागोजी भी इन्होंने ही दी है। सो वो ऑप्रेस्ड को, जो ऑप्रेस्ड मेजॉरिटी है, ये चाहते हैं कि वो ऑप्रेस्ड मेजॉरिटीज रियलाइज करें कि वो ऑप्रेस्ड हैं और उनको इक्वल एजुकेशन और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए छीननी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी एक तरीके से, वो ऑप्रेस्ड ना रहे, अपने लिए आवाज उठाएं, ऐसी ऐसी बातें जो है वो पाउलो फ्रायरे करते हैं। Which of the following is not a part of Galloway's system of interaction analysis? तो देखो इंटरेक्शन एनालिसिस दो तरीके के, हम यूजुअली दो तरीके के पढ़ते हैं जो हमारे नेट के सिलेबस में भी होते हैं। एक है अपना फ्लैंडर का और दूसरा है अपना गैलोवे का। तो जो फ्लैंडर का है वो सिर्फ वर्बल सिस्टम की बात करता है, ठीक है, वर्बल इंटरेक्शन ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर स्पेसिफिकली, एंड वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर आप बोल सकते हो। और दूसरा गैलोवे की अगर बात करेंगे तो ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है टीचर का। अगेन ओके, तो ये टीचर वाला बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है, ना कि बच्चों का। सो इन दोनों में ही जो वर्बल कैटेगरी है, फ्लैंडर में भी वर्बल है और यहाँ पे भी वर्बल नॉन वर्बल, यहाँ वर्बल नॉन वर्बल दोनों कैटेगरीज हैं। तो जो गैलोवे की वर्बल है और फ्लैंडर की वर्बल है वो आपको सम सॉर्ट ऑफ सेम नजर आएंगी। सो उन दोनों में ही टीचर टॉक नजर आएगा, स्टूडेंट टॉक नजर आएगा, साइलेंस और कंफ्यूजन भी नजर आएगा। वहां पे इंटरेक्शन अलग से नजर नहीं आएगा, कोई भी कैटेगरी अलग से टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की नहीं बनाई गई है। ओके, या तो स्टूडेंट बात कर रहा है या टीचर बात कर रहा है, और टीचर टॉक में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। सो आंसर हमारा क्या आएगा जी, थर्ड आएगा कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इज नॉट अ पार्ट। ओके, ये हमने फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम पढ़ रखा है, जिसमें हम वही टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक या साइलेंस या पोज आएगा, ये PAUSE पॉज की बात करते हैं। यहाँ पे भी हम वही वर्बल में सेम सी कैटेगरीज हैं और नॉन वर्बल में आपको एनकरेजिंग, रेस्ट्रिक्टिंग चीजें नजर आएंगी। ओके, बट ये 3 पार्ट सेम रहेंगे यहाँ पे भी, टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक, ये 2 प्यूपिल टॉक में आ जाएंगी, एंड देन ये अपना साइलेंस एंड कंफ्यूजन। 14th क्वेश्चन, गार्डनर की जो थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो कैसे देखती है इंटेलिजेंस को? तो इंटेलिजेंस जो है वो नॉट लिमिटेड टू 8 इन नंबर,
लिमिटेड नहीं है 8 तक। जनरल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द 8 इंटेलिजेंसेस, यानी कि जो 8 इंटेलिजेंस की बात गार्डनर करते हैं, चूंकि गार्डनर अब नो इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो लास्ट में एड 9th इंटेलिजेंस हमारी है। ठीक है, बाकी हमने जो भी काइनेस बॉडीली काइनेस्थेटिक या नेचुरलिस्टिक जो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हमने डिस्कस की है गार्डनर में, उसी में 9th भी ऐड हो रखी है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ओके, तो वो आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन है, और उनमें ये बोल रहे हैं कि उन 8 में से एक जो है वो जनरल इंटेलिजेंस है, बट ऐसी तो कोई बात की नहीं है गार्डनर ने, अगर आपने पढ़ा हो 8 इंटेलिजेंसेस को। सो 8 इंटेलिजेंसेस जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, नहीं जी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात गार्डनर ने नहीं की, थर्स्टन ने की है, जितना मैं याद कर पा रही हूँ। ओके, क्योंकि थर्स्टन थॉर्नडाइक नाम में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जितना मुझे ध्यान आ रहा है थर्स्टन ने की है। 8 इंटेलिजेंसेस, सेवरल आर टैलेंट्स, तो आउट ऑफ 8 इंटेलिजेंसेस कुछ एक जो है वो टैलेंट्स हैं बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है गार्डनर की थियरी में, क्योंकि जैसे बॉडीली काइनेस्थेटिक है या म्यूजिकल की बात कर लेते हैं, तो वो चीज़ों को स्पेसिफिकली टैलेंट इन्होंने नहीं मेंशन किया है, इन्होंने तो इंटेलिजेंस ही मेंशन किया है। बट ये बोलते, जब इन्होंने बोल दिया मल्टीपल हैं, तो ये इन्होंने दी तो है नो जो अपनी इंटेलिजेंस है, बट हम उन नो तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो ये बिलीव करते हैं कि बिल्कुल लिमिटेड नहीं है ये 8 नंबर तक ही। ओके, सो वो लिमिट कहीं पर भी सेट नहीं की गई है, तो ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। की इन्फॉर्मेंट इन द की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक इज, सो की इन्फॉर्मेंट कौन होगा, तो ये तो वैसे भी हमें ना भी पढ़ रखा हो तो भी समझ आ रहा है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला है। ओके, सो ये बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजॉरिटी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द रिसर्चर्स डिजायर, देन सब्सटीट्यूट ऑफ रिसर्चर, वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल जो कि अप्रोचेबल भी है। सो वेल इन्फॉर्म्ड, ये ऑप्शन जो है वो बेटर साउंड कर रहा है, और आंसर भी यही आएगा, क्योंकि जब हम की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक की बात करते हैं, इंटरव्यूज की बात करते हैं, तो इसमें हम इन डेप्थ नॉलेज है जिन लोगों को, उनकी बात करते हैं। ठीक है, सो पर्पस यही होता है, जैसे कम्युनिटी लीडर से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, या कोई प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, या वहां पे रहने वाले लोग हैं पर्टिकुलरली, वो उस चीज के बारे में बता रहे हैं, सो वो चीज हम जो है वो ध्यान में रख सकते हैं थोड़ी सी, कि मतलब ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि की इन्फॉर्मेंट है तो इंपॉर्टेंट है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन तभी आप उससे ले पाएंगे जब आप जो है उसको अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन है जी 16th क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ एनी रिसर्च टूल इन द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंडेंट है ये, ओके नहीं, इज प्राइमरीली डिपेंडेंट। ठीक है, सो एफिशिएंसी पूछी है, तो सबसे पहले इनमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपसे पूछी गई हैं। सो रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें, हम वैलिडिटी रिलायबिलिटी को कंसीडर करते हैं, बट ये दोनों ऑप्शन सेम जगह पे है नहीं कहीं भी। अगर यहाँ पे एक भी ऑप्शन होता वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, देन वी शुड गो विद दैट, क्योंकि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। ऑल्दो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ही जरूरी हैं, डिपेंडेंट इनके ऊपर भी हैं कि यूजेबल हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, बायसनेस ना हो, वो चीजें, बट पहले हम वैलिडिटी को मेजरली जो है वो प्रायोरिटी पे रखते हैं। सो हम वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी के साथ जा सकते हैं, बिकॉज वैलिडिटी एक ही ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये हो गए 16th क्वेश्चन। द फोर्सेज दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, तो वो फोर्सेस जो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को अफेक्ट करेंगे, तो देखो फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मेजर फोर्स की बात करेंगे तो वो करिकुलम की फाउंडेशन आ जाएगा, बिकॉज फाउंडेशन में हम मेजरली 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं। एक अपना रहता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, एक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, और एक अपना सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ठीक है, या सोशल फाउंडेशन। तो ये 3 मेजर रहते हैं। उसके अलावा कहीं कहीं बुक्स में आपको, ऑथेंटिक बुक्स में हिस्टोरिकल फाउंडेशन भी मिल जाएगा। ओके, बट हमने इकोनॉमिक फाउंडेशन या एजुकेशनल फाउंडेशन ऐसी चीजें नहीं देखी हैं। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि कौन कौन सी जो है वो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए आंसर ए रहेगा। Assessing of educational institutions to education of comparable quality is recommended by, तो assessing बोला मैंने, शायद accessing आएगा जी। एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, ताकि एक कंपेरेबल क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके हर जगह पे।
ओके ये किसने रेकमेंड किया था? सो ये रूरल यूनिवर्सिटीज की भी बात की थी जी 1986 में, ताकि सबको एक्सेस हो ना एजुकेशन की। सो वो सिचुएशन अगर हम देखें कि कंपेरेबल इक्वालिटी हर जगह प्रोवाइड की जा सके, सो ए ऑप्शन जो है वो बेटर नजर आएगा, बिकॉज इन्होंने रूरल यूनिवर्सिटीज की भी बात की थी। इसने रेकमेंड किया था जो अपने डाइट है वो भी रेकमेंड किया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी रेकमेंड किया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात की थी इन्होंने। तो जब आप एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव एजुकेशन की ही बात कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट वन। Individuals with Down syndrome often have moderate to severe intellectual impairment with a measurable IQ, usually between, यानी कि moderate से लेके severe तक आपको जो है वो IQ में difference नजर आएगा, यानी इस level की आपको intellectual impairment जो है वो Down syndrome बच्चों में नजर आएगी। सो मेजरली आप जब इसमें देखते हो मॉडरेट लेवल पे, तो वो आपको नजर आएगा 35 to 55, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंडिविजुअल्स जो है उनमें माइल्ड भी देखने को मिला है। माइल्ड अगर होता तो हम 50 to 69 बोल देते, या मॉडरेट 39 to 50, और बहुत सारे केसेस में सिवियर, जो इन्होंने बोला ना मॉडरेट टू सिवियर, तो सिवियर की अगर आप बात करेंगे तो 20 to 35 भी आपको आईक्यू देखने को मिलेगा। बट जो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे अवेलेबल हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो अपना आंसर जो है वो 35 to 55 आपके ऑफिशियल आंसर की में है, जो कि ठीक है। ओके, According to NCF 2005, errors are important. क्यों important है errors या गलतियां mistakes? For classifying students into groups, यानी पास और फेल की कैटेगरी में क्लासीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि गलती करेंगे तभी हम बताएंगे कि ये पास वाली कैटेगरी में, ये फेल वाली में है। इज इट सो? फॉर प्रोवाइडिंग अ वे टू द टीचर्स टू पनिश चिल्ड्रन, यानी गलती करेंगे तो टीचर्स को जो है रास्ता मिल गया, वो अभी पनिशमेंट देंगे बच्चों को। फॉर प्रोवाइडिंग एन इंसाइट इनटू चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। साउंड्स गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन साउंड कर रहा है अभी तक तो, कि आप जो है एक इंसाइट, अगर वो गलती करेंगे तो एक इंसाइट मिलेगी हमें कि बच्चा सोच किस तरीके से रहा है, वो गलती क्यों हुई है, और हम हेल्प भी कर सकते हैं सॉल्यूशंस ढूंढने में। फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, नहीं, रिमूव तो हम बात ही नहीं करते, क्लास से क्यों रिमूव करेंगे, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा जी। ओके, NEP 2020 recommends the following colleges to primarily focus on undergraduate teaching. तो देखो दो तरीके के कॉलेजेस ये फोकस कर रहे थे, एक थे ऑटोनमस कॉलेजेस और दूसरे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो कि ऑब्वियसली जो एफिलिएटेड हैं वही आ जाएंगे सारे, कि कॉलेज ये वाले कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, ठीक है। बट जो ऑटोनमस कॉलेजेस हैं वो पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च पे भी फोकस करेंगे, कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का मेजर फोकस जो है वो आपको टीचिंग पे नजर आएगा, तो आंसर अपना फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। एफिलिएटेड वर्ड आपको, एफिलिएटेड कॉलेजेस आपको नहीं मिलेगा NEP 2020 में, ये मैंने भी ढूंढने की कोशिश की है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस इज द वर्ड। ओके, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज देखी गई कि या तो ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं वो फुल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट होंगे, और अप्रोप्रिएट एक्रेडिटेशन के साथ जो ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज है वो थोड़ा सा रिसर्च इंटेंसिव और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज के मतलब इस तरीके से वो इवॉल्व करें खुद को कि वो रिसर्च इंटेंसिव भी हो, और बाद में जाके हम उनको रिसर्च इंटेंसिव या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बना पाए। ओके, जो अगर वो बनना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली। सो फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि हाँ, ऑटोनमस कॉलेजेस जो हैं वो रिसर्च इंटेंसिव या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज के पाथ पे जाने के लिए इवॉल्व कर सकते हैं खुद को, बट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो हैं वो प्राइमरीली अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के ऊपर फोकस करेंगे। Which of the following is a behavioral dimension of managerial grid? तो managerial grid में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक concern for people है और एक concern for production है। ओके, तो people आएगा वहीं पे, तो behavior की बात आएगी ना, तो concern for people ये अपना behavioral dimension हो गया। दो ही dimension की बात करते हैं इसमें हम। देन है जी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 इज टाइटल्ड एज। टाइटल पूछ रखा है, अगर आपको पता होगा तो पता होगा, और बाकी आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत बार जो है वो नेट के पेपर में भी आ चुका है। सो आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, ये हमारा टाइटल था NCFTE 2009 का, जो मैंने आपको डिटेल में भी करवा रखा है। नाम दे रखे हैं फ्रूड, विलियमसन, रोजर्स एंड थोन। ये तीन नाम तो दिख रहे हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड है।
दे भी रखी है यहाँ पे। विलियमसन का क्या आ जाएगा जी, डायरेक्टिव काउंसलिंग। कार्ल रोजर्स का आ जाएगा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। एंथोन का आ जाएगा इक्लेक्टिक काउंसलिंग। सो अगर आपको इतना भी थोड़ा सिर्फ काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, सो 1, 4 एंड 5, 1, 4 एंड 5, तो आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। कहाँ है आंसर, अरे यहाँ है, ठीक है, थर्ड। Who gave the concept of ZPD, Zone of Proximal Development? इससे इजी क्वेश्चन तो कोई क्या ही देगा, लिवे वाइगोट्स्की, ठीक है। Which of the following is not correct about portfolio assessment? पोर्टफोलियो बच्चे बनाते हैं खुद का, ये बात याद रखिए, बिकॉज जो होता है ना, मैं आपको हमेशा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि पोर्टफोलियो यहाँ वेब सीरीज वगैरह में या किसी सीरियल में या किसी इंटरव्यू में, जो फिल्म स्टार्स वगैरह हैं उनके इंटरव्यू में आपने डेफिनेटली एक्टर्स के इंटरव्यू में सुना होगा कि पोर्टफोलियो क्रिएट किया। सो पोर्टफोलियो इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उनकी फोटोज की वो कैसे लगेंगी, तो वो अपना बेस्ट दिखाना चाह रहे हैं, उस पोर्टफोलियो के थ्रू आपको कोई कास्ट करे। ओके, वो अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करेंगे तो बच्चे की अचीवमेंट जो है वो उसके अंदर मेंशन होंगी कि उसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या चीजें हैं, उसका काम क्या था, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो नोट करेक्ट आपसे पूछा है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव असेसमेंट टूल है कि आप असेस कर सकते हो। वर्क ऑफ स्टूडेंट इसमें आपको मिलेगा, काम मिलेगा बच्चों का इसमें। इंडिकेट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट ओवर टाइम कि उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या चीजें की हैं अब तक, वो मेंशन होंगी, बट आंसर शीट्स मेंशन नहीं होती हैं इसमें। तो आंसर हमारा डी आ जाएगा नोट करेक्ट में कि आंसर शीट्स नहीं होती हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट में कि आप बच्चे की आंसर शीट ही लगा रहे हो, नहीं, हम ओवरऑल पोर्टफोलियो रेडी करते हैं जिसमें अकेडमिक नॉन अकेडमिक सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज टू फुलफिल द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से एक्ट के अंडर जो चीजें हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन हम लेके आते हैं आरटी एक्ट के रूप में। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 21 ए। ओके, ये ए हमने इंसर्ट किया था, कब इंसर्ट किया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कब था ये, 2002 में। am I right or not, बताइएगा, ठीक है। Which of the following is related to learning from the behavioral perspective? So behavior से related, तो रिकंस्ट्रक्ट करना मीनिंग को, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, एस्पिरेशन लेवल। तो जहां रिन्फोर्समेंट, पनिशमेंट, स्किनर, बिहेवियरिज्म ऑब्वियसली कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट। In order to examine the significance of difference between any two small sample mean, तो ये बात याद रखिए, जब स्मॉल सैंपल मीन की बात हो रही है तो हम टी टेस्ट लगाते हैं और टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जब स्मॉल की बजाय लार्ज सैंपल है और दो ही हैं, दो लार्ज सैंपल मीन है, यानी कि दो सैंपल्स के बीच में ही है बट लार्ज है सैंपल, तब हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करते हैं और हम जेड टेस्ट लगाते हैं। ओके, जब दो से ज्यादा है तब हम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, और वहां पे हम एफ टेस्ट लगा के एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सीआर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजुअली हम एटलीस्ट एजुकेशन में या स्टैट में बात करें तो हम नहीं देखते हैं, बट सीआर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कई जगह पे आपको काई स्क्वायर मिल सकता है, बट काई स्क्वायर नहीं है ये। सीआर की फुल फॉर्म यहाँ पे कुछ और अलग रहेगी। तो सीआर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे फील्ड से रिलेटेड मैंने नहीं पढ़ा है, आप जरूर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, In a progressive classroom setup, the teacher facilitates learning by providing an environment. किस तरीके का environment, जो कि डिस्कवरी प्रमोट करे, रेस्ट्रिक्टिव हो, डिस्करेज करे इंक्लूजन को, या फिर रिपीटेशन को एनकरेज करे। तो रिपीटेशन एनकरेज कर रहे हो यानी आप क्रैमिंग एनकरेज कर रहे हो, ये तो नहीं होगा। इंक्लूजन को डिस्करेज कर रहे हो, हमें तो इंक्लूजन एनकरेज करना है। रिस्ट्रिक्टिव होना नहीं चाहिए अगर आप सही एनवायरमेंट की बात कर रहे हो जो फैसिलिटेट करे लर्निंग को, तो इट प्रमोट्स डिस्कवरी। तो हमें ऐसा एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है जो कि डिस्कवरी को प्रमोट करे। पर्ट का क्वेश्चन एक और आ गया है जी, विच मीन्स पर्ट आपको पढ़ लेना चाहिए डिटेल में अगर आपको नहीं आता है तो। सो पर्ट एक मैनेजमेंट टेक्निक है रिलेटिंग टू द फॉलोइंग। सो अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव विद इन द टाइम फिक्स्ड, डूइंग थिंग्स राइट विद इन द कॉस्ट फिक्स्ड, carrying out programs within the framework of objective, and developing policies as per the availability of cost and time.
तो हम कॉस्ट एंड टाइम की बात नहीं करते, अकेले कॉस्ट की बात नहीं करते, हम टाइम की बात करते हैं, सिर्फ टाइम की। ठीक है, कि विद इन टाइम उन ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे अटेन कर पाओगे, कैसे पूरा कर पाओगे, कैसे मैनेज करोगे चीजों को। तो वो टाइम से रिलेटेड है पर्ट की जो टेक्निक है। ओके, रिव्यू टेक्निक। ओके, इफ द लेंथ ऑफ 20 आइटम्स साइंस अचीवमेंट टेस्ट इंक्रीजेस टू 60, यानी एक साइंस अचीवमेंट टेस्ट हमने बनाया, उसमें 20 क्वेश्चंस है। अब हमने क्या किया, इन आइटम्स को 20 से 60 कर दिया। तो जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है इस नए वाले टेस्ट का, ये क्या होगा, ये रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज टू फोल्ड, बी ग्रेटर, या प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो यूजुअली जब आप साइज इंक्रीज करते हो, जैसे इन्होंने आइटम्स का साइज इंक्रीज कर दिया, 20 to 60 कर दिया, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो जो नया टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी आपको ज्यादा नजर आएगी, बट कितनी ज्यादा नजर आएगी वो हम नहीं बोल सकते। ओके, बट ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। Who insisted accumulated wisdom for teachers? Accumulated, PCK पढ़ा है, शुलमिन का PKC, PCK ये रहा, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ठीक है, सो आप इसमें कई फॉर्म ऑफ नॉलेज को मिला रहे हो। तो यहां पे भी क्या बोला है, एक्यूमुलेटेड विजडम, तो हमने एक्यूमुलेट की हैं बहुत सारी चीजें। ये बात टीएस शुलमैन की बातों से मैच हो रही है। ये फुल चार्ट जो है आपको याद होना चाहिए, कंपाइल कर रखा है मैंने, और ये आपको चीजें भी पता होनी चाहिए कि फॉर्म ऑफ नॉलेज, यहाँ पे 7 फॉर्म ऑफ नॉलेज, ये 3 फॉर्म ऑफ नॉलेज कौन सी हैं, क्योंकि ये पूछी जाती हैं नाम से। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज, यानी मैं सेंडर हूं, मैंने कोई इंफॉर्मेशन भेजी, फिर जिसने रिसीव की उसने वहां से रिएक्शन भेजा उसका, तो यानी उसने फीडबैक दिया। ओके, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, फीडबैक हो जाएगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना है जी, तो यूजुअली आपको इनकी वेबसाइट पे 1996 मिल सकता है, बट 6 और 7, 97 भी गूगल पे मिल जाएगा, तो 1997 इसका आंसर होगा। क्वालिटी काउंसिल के बारे में आपको कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए। ये एक नेशनल बॉडी के रूप में लाई गई फॉर एक्रेडिटेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट मिशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, किसके कंसल्टेशन के बाद, ये इंटर मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स या कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, तो कई लोगों ने मिलके जो है वो 1996 में जो है वो चीजों को डिस्कस किया, 1997 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट में भी आप सेटअप देखेंगे तो ये पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसको इंडिपेंडेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह लाया गया। कौन लेके आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो भी इन 3 इंडस्ट्रीज के साथ मिलके। ठीक है, सो एसोचैम, सीआईआई और एफआईसीसीआई, कई बार इन तीनों में से एसोचैम वगैरह की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर किया गया अंडर जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंडर। ओके, तो ये क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि नाम क्वालिटी काउंसिल है तो क्वालिटी पे फोकस रहेगा। Which of the following is the most important factor for the quality improvement of teacher education? So quality improvement अगर आप चाह रहे हो teacher education में, so most important factor कौन सा रहेगा? Infrastructure facilities, competency of teacher educators, attitude of trainees, या फिर teacher education curriculum. So competency सबसे ज्यादा मैटर करेगी जी, टीचर एजुकेटर्स को कॉम्पिटेंट बनाना। अगर वो कॉम्पिटेंट होंगे, जो टीचर एजुकेटर्स हैं, जो फर्दर टीचर्स को बनाएंगे, पढ़ाएंगे उनको, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट अगर हम चाह रहे हैं टीचर एजुकेशन की, तो उस टीचर एजुकेशन में जो टीचर एजुकेटर्स हैं, जैसे एमएड के बाद आप टीचर एजुकेटर बनते हो, क्योंकि आप बीएड में पढ़ा रहे हो, और बीएड एक कंपलसरी कोर्स हो गया, राइट। अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाह रहे हो, तो उन आपकी बीएड लेवल पे कॉम्पिटेंसी कौन बना रहा है, वो इंप्रूवमेंट कब होगा, जब आपके टीचर एजुकेटर्स कॉम्पिटेंट होंगे। ओके, टर्म सोशल लर्निंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस की, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, या फंक्शनलिस्ट ने, बिहेवियरिस्ट ने, या साइको एनालिस्ट। तो देखो, सोशल लर्निंग हम एल्बर्ट बंडूरा से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग, तो एल्बर्ट बंडूरा हम याद रख सकते हैं नाम।
तो जो एल्बर्ट बंडूरा हैं वो एक तरीके से ये जो सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म यानी बिहेवियरिस्ट और कोग्निटिविस्ट के बीच का लिंक या ब्रिज माना जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि किस किस के बीच का ब्रिज या ब्रिज माना जाता है सोशल लर्निंग को या जो एल्बर्ट बंडूरा की थियरी है उसको। सो बिहेवियरिस्ट और कोग्निटिविस्ट के बीच का मतलब इट्स लाइक बिहेवियरिज्म वालों ने दी ये थियरी तो हम एल्बर्ट बंडूरा को बिहेवियरिस्ट माने कोग्निटिविस्ट माने, वो कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा। बट यहाँ पे कोग्निटिविस्ट तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही हमारे पास बिहेवियरिस्ट का बचा। ओके कि बिहेवियरिस्ट ने दी है ये टर्म और इंट्रोड्यूस की है और वो बिहेवियरिस्ट एल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे। ऑल्दो ये कुछ हद तक कोग्निटिविज्म की तरफ जाने की कोशिश इन्होंने की है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, ट्रेट्स could be organized into 3 levels. Which 3 levels? तो 3 traits, तो ट्रेट थियरी है, पर्सनालिटी की थियरी है, एल्बर्ट ने दी है, आपको पता होनी चाहिए। एंड कौन सा रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ट्रेट, कोग्निटिव, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इद, ईगो, सुपर ईगो, तो फ्रूड ने दिए हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, सो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब एक सैंपल दे रखा है आपको जिसमें 64 10th ग्रेडर्स हैं यानी 10वीं क्लास के 64 बच्चे हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट करना है। चीजें दे रखी है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाओगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n। n मतलब टोटल नंबर जो उसका सैंपल का है, तो यहाँ पे 64 है टोटल नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है तो 3 डिवाइड बाय √64, तो 3 8 8 64, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, देन आपका इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 375 आएगा। सो आंसर आपका 0.38 हो जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n। The word family has been taken from the word familia which is a, तो ये ग्रीक वर्ड है, रोमन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, none of the above, तो ये लैटिन वर्ड है जी। ठीक है, याद रख सकते हैं कि अभी किसी एग्जाम में आ जाए, सडनली पता नहीं होता। Which of the following is not a part of pre-SAYS criteria? टीचर इवेल्युएशन के 3 क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं, एक है प्रोसेस क्राइटेरिया, एक है प्रोडक्ट क्राइटेरिया और एक है प्री-SAYS। ठीक है, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्री-SAYS। प्री-SAYS में हम जो है, देखो हम टीचर को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं बेसिकली, तो टीचर के इवेल्युएशन के लिए अगर वो पढ़ा के किस तरीके से रहा है, उसका मेथड क्या है, स्टाइल क्या है, वो प्रोसेस में आ जाएगा। प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या निकल के आया है, उस बेसिस पे हम टीचर को इवेल्युएट कर रहे हैं। और प्री-SAYS में हम टीचर की क्वालिटीज के बेसिस पे उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस क्या है टीचर को, उसकी ट्रेनिंग कैसी रही है, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये सारी चीजें तो प्री-SAYS में आएंगी। बट स्टाइल ऑफ टीचिंग की जब बात आ गई वो प्रोसेस में आ जाएगा जी। सो प्री-SAYS क्राइटेरिया का पार्ट स्टाइल ऑफ टीचिंग नहीं रहेगा। ओके, 3 क्राइटेरिया से टीचर को इवेल्युएट करना। Which of the following is the most appropriate for a PhD level work in education following a qualitative approach? तो जब आप क्वालिटेटिव अप्रोच की बात कर रहे हो, पीएचडी लेवल के काम की बात कर रहे हो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका रहेगा फुटनोट एंड एंड नोट्स। ओके, फुटनोट्स एक जो आपका पेज आपने लिखा है आपकी थीसिस में या जो भी आपका काम है उसमें नीचे मेंशन होते हैं फुटनोट्स। ठीक है, हर पेज पे। एंड नोट्स लास्ट में जाके मेंशन होते हैं क्योंकि क्वालिटेटिव अप्रोच की बात हो रही है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारी चीजें आप मेन टेक्स्ट में नहीं लिख पा रहे हो तो आप एंड नोट में जाके मेंशन कर देते हो उनको, या वहां पे जाके रेफरेंसेस प्रोवाइड कर देते हो। तो आंसर आपका 4th रहेगा। ओके, Which of the following contributes subjective reality in सामख्य फिलोसफी? तो सामख्य फिलोसफी का पूरा इवोल्यूशन पढ़ा रखा है मैंने आपको। पुरुष प्रकृति से मिलके क्या चीज बन के आ रही है, तीसरी महत बन रहा है, महत के बाद और कैसे चीजें आगे बढ़ रही है वो करवा रखा है, आपने देखा होगा डिटेल्ड वीडियो में। ओके, सो सब्जेक्टिव रियलिटी पूछा है, कौन कंट्रीब्यूट करता है? पुरुष कंट्रीब्यूट करेगा जी। और पुरुष जो है वो एब्सोल्यूट होता है, चेंज नहीं होता है, प्रकृति चेंज होती रहती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स टू इम्पार्ट एजुकेशन किसके लिए? तो एकलव्य मॉडल स्कूल आपको नाम से भी याद होगा, जैसे क्योंकि इनकी वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं तो उस टाइम पे भी हमें पता होता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिए हैं ये। ठीक है, तो टू अवेल शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, अच्छा ओके, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज इन हाई एंड प्रोफेशनल
एजुकेशन एंड कोर्सेज, ठीक है। टू फोकस नॉट ओनली ऑन एकेडमिक बट ऑल्सो ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, किसका? शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स का। टू एजुकेट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज, टू केटर टू शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स एजुकेशन फ्रॉम 6 to 12th। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, आंसर हमारा डी रहेगा। ओके। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, करिकुलम इफेक्टिव है या नहीं कैसे पता चलेगा? इवैल्यूएशन से पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे इवैल्यूएशन करते हैं, बट पता तो इवैल्यूएशन से ही चलेगा कि इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है। ओके। एज पर एनईपी 2020 ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल डिजिटली स्टोर, क्या स्टोर करेगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है तो एकेडमिक क्रेडिट स्टोर करेगा। तो जो एकेडमिक क्रेडिट हैं अर्नड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या obtained फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एकेडमिक क्रेडेंशियल्स अर्नड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड अगेन क्रेडेंशियल्स, देन ये एकेडमिक क्रेडेंशियल्स obtained फ्रॉम एनी, तो क्रेडेंशियल्स नहीं है, क्रेडिट्स हैं, ठीक है। सो एकेडमिक क्रेडिट्स आएगा जो आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अर्न किए हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड बाय डेंग एंड ल्यूइक एज नॉलेज बेस फॉर टीचर? सो नॉलेज बेस के हिसाब से 3 फॉर्म ऑफ नॉलेज की बात की है डेंग एंड ल्यूइक ने। कौन कौन सी है? डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, कंसेप्शन, ठीक है जी, डी, ठीक है। ये बताया था, ये देखो डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों फॉर्म है डेंग एंड ल्यूइक की, तो एटलीस्ट ये याद रख लो, और कुछ नहीं तो एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएंगी चीजें। अ चाइल्ड इज एवरेज इन अचीवमेंट, हाई इन इंटेलिजेंस एंड लो इन साइंटिफिक एप्टीट्यूड, तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है? एक ही बच्चे की बात हो रही है, तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस तो है ही नहीं, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल को हम कंपेयर नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि एक बच्चा अचीवमेंट में अच्छा है, एवरेज है, दूसरा बच्चा इंटेलिजेंस है, ऐसा तो नहीं बात कर रहे हम, एक ही बच्चे की बात हो रही है। सो इंट्रा इंडिविजुअल की बात हो रही है जी, ठीक है। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस यानी इंडिविजुअल डिफरेंस है एक ही इंसान के अंदर कि क्या क्या चीज है उसकी। One of the educational implications of realism for the teachers is to keep in mind, तो जो रियलिज्म वाले टीचर्स हैं, जो रियलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के दौरान आपको ये देखना है कि उस टीचर क्या ध्यान में रखे। सो टीचर कंटेंट को ध्यान में रखे, मेथड ऑफ टीचिंग को, लर्नर को, या सिग्निफिकेंस ऑफ कंटेंट को। सो रियलिज्म में हम कंटेंट की सिग्निफिकेंस देखेंगे कि कितना बेटर हम उसको बना सकते हैं, या सोसाइटी, वो होता ना, क्योंकि हम इसके अंदर रियलिज्म में आइडियलिज्म से ऑपोजिट जाके और हम रियलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो वो कंटेंट कितना रियल लाइफ में सिग्निफिकेंट है उसकी बात हो रही है। तो आंसर 4th आ जाएगा। विच टाइप ऑफ असेसमेंट्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो किस टाइप की असेसमेंट होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो ड्यूरिंग पूछा है, देखो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो देखो ड्यूरिंग की बात है तो समेटिव तो नहीं आएगा, ओके। पहली बात, प्लेसमेंट भी नहीं आएगा जी, क्योंकि प्लेसमेंट बाद में हो रही है, एक तरीके से कि आपने पढ़ाई पूरी करवा दी तब आप प्लेसमेंट के लिए जो है कुछ कर रही हो। सो ड्यूरिंग में तो फॉर्मेटिव आ जाएगा और अपना डायग्नोस्टिक आ जाएगा कि आप डायग्नोस कर रहे हो दिक्कतों को, और फॉर्मेटिव असेसमेंट वहां पे आप कर रहे हो साथ साथ। तो ये 2 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ठीक है जी। सो ये हो गए 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास जो आपको देखने को मिलेगी वो 51, नेक्स्ट पार्ट जो है वो 51 से 100 क्वेश्चंस हम ये 2021 के डिस्कस करेंगे जो वेस्ट बंगाल सेट में आए हुए हैं। 2022 का पेपर एंड 2023 का पेपर सेट का, वेस्ट बंगाल सेट का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो वो 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नेट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जो भी एजुकेशन में आपको एग्जाम दे रहे हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है जी। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो, अभी भी कोई डाउट रहा हो किस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या तो कोई और स्टूडेंट जवाब दे देगा या मैं देखूंगी तो मैं जवाब दे दूंगी, बट आपको कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी is the key to success.